लास्ट डे क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से कि हेमिस्फीयर का और हाफ सेल का सेंटर ऑफ मास कितना होगा, कैसे निकालते हैं। उसके बाद कोन का भी पूछे थे, हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन। तो पहले हम हेमिस्फीयर का दिखा दें। ये सपोज करो हेमिस्फीयर है, ध्यान दो इधर। ये सपोज वाई एक्सिस है, ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये जो हेमिस्फीयर है वो ऐसे, सॉरी हाफ सेल ऐसे। तो हाफ सेल का सेंटर ऑफ मास का केवल वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये बात तो आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये हाफ सेल वाई एक्सिस के अबाउट केवल सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, जेड एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि जेड एक्सिस से ऊपर है और नीचे नहीं है। तो इसका केवल वाई कोऑर्डिनेट ही निकालेंगे। और सेल में जो एलिमेंट लेते हैं वो रिंग लेते हैं। अगर ये कोई सेल है, सेल का एग्जाम्पल जैसे कोकोनट, उस कोकोनट पूरा जो गोला है उसको निकालो और उसको इस तरह से स्लाइस में कट करो। तो ये जितना भी एलिमेंट है ये सब एलिमेंट क्या होगा, रिंग होगा। तो वैसे ही हाफ सेल में भी एलिमेंट रिंग ही होगा। तो आप ऐसा ही एक रिंग को कंसीडर करिए, थीटा एंगल पर डी थीटा विड्थ का, ये थीटा है और ये इंक्रीमेंट डी थीटा है, ये एलिमेंट। ये एलिमेंट जिसको हैच कर दिए, ये एक रिंग होगा। आप ऐसे मानिए कि भाई सेल ऐसे है रखा हुआ ऐसे, और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से थीटा एंगल लीजिए और उस पर एक सर्कल ऐसे बनाइए और थीटा प्लस डी थीटा पर दूसरा सर्कल बनाइए। तो यहाँ पर ऐसे एक रिंग आएगा, वो रिंग ये है। इस रिंग का मास कितना होगा वो लिखिए, dm। इसका मास कितना होगा। मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर है, एरिया पर है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर है, एरिया पर है। टोटल मास इसका m लेट कर लेते हैं, इसका एरिया एक्सटर्नल की इंटरनल, कौन सा एरिया लिख रहे हो कि दोनों का सम लिख रहे हो, क्या लिखने का मन है, दोनों का सम लिखने का मन है कि एक ही लिखने का मन है, एक ही लिखने का मन है। तो ठीक है, बाहर वाला लिख लो, ये बाहर वाला, अंदर वाला भी इतना ही होगा। हम फिलहाल बाहर वाला लिखे हैं, तो बाहर वाला सरफेस एरिया, ये मास पर यूनिट बाहर का सरफेस एरिया। ये जो रिंग तुमको दिख रहा है, इस रिंग का रेडियस, ये रेडियस कितना, आर कॉस थीटा, और ये वाला विड्थ कितना, आर डी थीटा। तो ये जो रिंग है, ये रिंग ऐसे होगा इस पर, और इसका एरिया आपको लिखना है, बाहर का, अंदर का नहीं, क्योंकि बाहर के एरिया से डिवाइड किया तो रिंग के बाहर के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। रिंग का बाहर का भी एरिया होगा, अंदर का भी एरिया होगा, तो आपको केवल बाहर का एरिया लिखना है। बाहर का एरिया होगा इसका पेरीमीटर 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम कॉस थीटा डी थीटा। ये जो रिंग है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास तो यही होगा, क्योंकि रिंग तो ऐसे कंप्लीट रिंग है ये, और उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है यहाँ। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, वाई सी एम का, वाई डी एम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय डी एम का इंटीग्रेशन। ये वाई क्या है, डीएम का वाई कोऑर्डिनेट। तो डीएम यहां पर क्या माने हैं, रिंग। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास ये है, जिसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर साइन थीटा। तो वाई के जगह लिखोगे आर साइन थीटा, और डीएम के जगह लिखोगे एम कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट कहां से कहां तक रखें थीटा का, सब जिससे पूछेंगे बताएगा। लिमिट कहां से कहां, 0 से लिमिट
लिमिट 0 से π/2। 0 से π/2। m बाहर आके कैंसिल हो गई, जल्दी से इंटीग्रेट करो, देखो कितना है। तो इसका इंटीग्रेशन एक बार कर लेते हैं। m से m कैंसिल हो गया और r को बाहर कर दीजिए, तो YCM हो जाएगा, r बाहर, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन थीटा को t मान लेते हैं, तो कॉस थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा। कॉस थीटा डी थीटा के जगह पर डी टी लिख दीजिए और साइन थीटा के जगह t लिख दीजिए और लिमिट भी चेंज कर दीजिए। थीटा 0 रखेंगे यहाँ पर तो t का वैल्यू 0 होगा, π/2 रखेंगे तो t का वैल्यू 1 होगा। t dt का इंटीग्रेशन t²/2 और लिमिट लेंगे 0 से 1 तो 1/2, मतलब आंसर r/2। इस रिंग का अब भाई जितना भी जहां पर भी सेंटर ऑफ मास हम लोग किए, एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट किए, उसमें आपको एलिमेंट लेना आना चाहिए। और एलिमेंट लेना आना हम लोग ये जो है इसके बाद कम से कम 5 बार एलिमेंट लिए, याद दिलाते हैं कहाँ कहाँ। एक आप लिए होंगे इसमें एलिमेंट इलेक्ट्रोस्टैट में कि यूनिफॉर्मली ये स्फीयर है जिस पर कि चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे, रिंग लोगे, उस रिंग पर चार्ज लिखोगे। तो चार्ज कैसे लिखेंगे, टोटल चार्ज इस पर Q है तो Q बाई एरिया इंटू इसका एरिया। यहाँ पर इसका मास लिखना था तो टोटल मास m है, m बाई एरिया इंटू इसका एरिया। उसके बाद ग्रेविटेशन में मास ही निकालना रहता है, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल पूछें या ग्रेविटेशनल फील्ड पूछें तो मास ही निकालोगे। इसके बाद आपको मैग्नेटिक्स में पूरा जो सेल है उसके कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो प्रूव करवाए थे सबके लिए, तो वहाँ भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। एलिमेंट तो हमेशा इसमें से ही लिया जाता है। इसके बाद अगला है डिस्क, सॉरी हाफ हेमिस्फीयर। तो इसी को आप हेमिस्फीयर मान लीजिए। सपोज ये हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर है तो दिमाग में तो चल रहा है ना भाई कि इसके अंदर जो है पूरा वॉल्यूम होगा, और सेल है तो वो अंदर भी खाली होगा, बाहर भी खाली, केवल ऐसे होगा। तो ये हेमिस्फीयर में ये जो एलिमेंट आप लिए हैं थीटा एंगल पर डी थीटा विड्थ का, ये एलिमेंट क्या होगा, डिस्क होगा। क्योंकि अगर एक स्फीयर हो और उसको इस तरह से स्लाइस में कट करें तो एक एलिमेंट डिस्क होता है। तो यहाँ पर भी ये वाला एलिमेंट क्या होगा, डिस्क होगा। इस डिस्क का मास केवल लिखना है dm, बाकी इसका सेंटर ऑफ मास तो यही होगा, क्योंकि अगर कोई कंप्लीट डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। ये तो हम लोगों को पता है, r sin, मतलब बाई का फॉर्मूला यही लगाना है, बाई पता है, dm केवल लिखना है। अभी मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पर है, तो टोटल मास m बाई टोटल वॉल्यूम इसका 2/3 पाई r, ये डेंसिटी हो गया। और इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। इसको हमारे हाथ को एक डिस्क मानो, ये सर्कुलर डिस्क है और इसका वॉल्यूम लिखना है। तो इसका एरिया होगा दिस इनटू थिकनेस, स्लैंक थिकनेस की परपेंडिकुलर थिकनेस, परपेंडिकुलर थिकनेस। कोई भी डिस्क है तो उसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, उसको परपेंडिकुलर थिकनेस कहते हैं। तो ये जो डिस्क है इसका रेडियस ये है r cos थीटा, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, पाई r cos थीटा का स्क्वायर। इनटू ये r d थीटा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, वही लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि ये स्लैंक थिकनेस है, आपको परपेंडिकुलर थिकनेस चाहिए, ये वाला थिकनेस। और ये थिकनेस कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि भाई यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम अगर y मान लें तो उसमें इंक्रीमेंट को dy कह सकते हैं। y में इंक्रीमेंट को क्या कहते हैं, dy। तो y का वैल्यू है
आर साइन थीटा, तो dy का वैल्यू क्या होगा, आर कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां पर dy से मल्टीप्लाई होगा, ना कि आर डी थीटा से होगा। और dy का वैल्यू आर कॉस थीटा डी थीटा है, आर डी थीटा नहीं है। इसको मिटा देते हैं, इसको भी ऐसे मिटा देते हैं। एक बार इसको और लिख देते हैं dy, अब ये dy की जगह यहां से लिख देते हैं आर कॉस थीटा डी थीटा, आर कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां से देखो पाई आर क्यूब और पाई, ये आर और आर स्क्वायर, आर क्यूब कैंसिल हो गया ना, और ये 3 को ऊपर लेके चले जाइए तो 3m, और ऊपर क्या होगा कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस क्यूब, और नीचे बच जाएगा 2। देखो डीएम ठीक लिखे, सबको समझ आया। अब y कोऑर्डिनेट डीएम का कितना है, r साइन थीटा, और ये है 3/2m कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। लिमिट समझाने का जरूरत नहीं है ना। चलिए अब इंटीग्रेट कर दीजिए, देखें कौन जल्दी इंटीग्रेट करता है। जब एक बार फिर से देखो, ध्यान से यहां देखिए, ये स्लैंक विड्थ है और ये परपेंडिकुलर विड्थ है। यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हो। हम क्या किए, इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर इस पर डाल दिए, तो ये जो परपेंडिकुलर, इसको बड़ा करके यहां दिखा रहे, ये स्लैंक विड्थ कितने के बराबर है, आर डी थीटा, और ये परपेंडिकुलर विड्थ को dy माने, ये dy है। और ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। देखो ना जी, ये थीटा है तो ये थीटा नहीं होगा। और ये अगर थीटा है और ये तो टेंजेंशियल है, तो इसके और इसके बीच में ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये दिखा कितना, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा कितने के बराबर, डी वाई के बराबर, आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ये डी वाई होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन जो पहले डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर से एक बार कर ही देते हैं, क्योंकि भूल गए हो तुम लोग, किसी से नहीं बना। तो ये हम कहते हैं कि भाई पिछले क्वेश्चन में तो आर डी थीटा लिए थे, यहां पर ये वाला परपेंडिकुलर क्यों लिए, क्योंकि यहां वॉल्यूम निकालना था, पिछले वाले में इसका एरिया निकालना था। तो एरिया निकालना है तो इसका टोटल लेंथ पेरीमीटर लिए और ये स्लैंक विड्थ लिए, यहां वॉल्यूम निकालना था इसलिए ये परपेंडिकुलर विड्थ लिए। लेकिन तुम ये कह सकते हो सर ये और ये तो ऑलमोस्ट बराबर ही है, ये भी बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा, ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर नहीं है। आप किसी भी क्वांटिटी को छोड़ते कब हैं, जब कोई बड़ा के रिस्पेक्ट में छोटा हो तब छोड़ देते हैं। छोटा के रिस्पेक्ट में छोटा को नहीं छोड़ते। 1 लाख के रिस्पेक्ट में 1 रुपया को छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 रुपया का नींबू खरीदने को कहो 1 रुपया छोड़ दीजिए तो वो तो 50% का लॉस हो जाए, कैसे होगा। ये आर डी थीटा बहुत छोटा है, लेकिन ये डी वाई जो है ये आर कॉस थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, ये भी बहुत छोटा है, लेकिन इसमें और इसमें दोगुना का अंतर हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 होता है, √3/2 होता है। तो दोगुना का जब अंतर होगा तो फिर उसको कैसे छोड़ दें। छोड़ा जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जब कोई बड़ा क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में एडेड या सब्ट्रैक्टेड छोटा क्वांटिटी, तब छोड़ते हैं। ये भी छोटा है और ये भी छोटा है सर, इसलिए इसको मान लीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो इसका आसान था, इसका मुश्किल नहीं है। इसमें कॉस थीटा को नहीं, साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा को टी मान लो तो आसानी से हो जाएगी।
अच्छा ठीक है, अब इसी को एक तरीके से और बनाया, वो बनाया, अंकित बनाया। वो कहा कि सर जैसे आप बताए थे कि प्याज होता है दो तरह से, एक जैसे आलू होता है, आलू को कट स्लाइस में कट करें तो डिस्क बनेगा, और प्याज को वैसे कट मत करो। प्याज को कैसे करो, ऊपर वाला साल हटा लो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा हटाते जाओ तो प्याज खत्म हो जाएगा। मतलब प्याज को आप कह सकते हैं सॉलिड स्फीयर, जो कि बहुत सारे सेल के मिलने से बना है। ये प्याज है, ये आलू था, आलू को हम ऐसे कट किए और प्याज को हम ऐसे कट करें। ये सब एलिमेंट क्या है, सेल है। सबसे बाहर वाला जो सेल है उसका रेडियस आर है, और धीरे धीरे रेडियस घट रहा है। सबसे जो पहला सेल है उसका रेडियस 0 है। अब इसी को अगर आधा कर दे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट हेमिस्फीयर हो जाएगा ना जी। ये देखो मिटा दिए, अब ये हो गया हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालना, तो हेमिस्फीयर में आप एक हाफ सेल कंसीडर करिए। ये लो सेकंड मेथड से बता लें, देखिए सेकंड मेथड। हम क्या करते हैं कि x रेडियस और dx विड्थ का, ये x है और ये इंक्रीमेंट dx है, ये एक हाफ सेल कंसीडर करते हैं। ये हाफ सेल ऐसे है, और इस हाफ सेल का मास dm लिखते हैं। ये आप सब लोग लिखिए, इसका मास क्या, देखो इस पूरे का मास m मान लेते हैं, पूरे का वॉल्यूम 2/3πr³, तो मास पॉइंट वॉल्यूम हो गया। ये एक हाफ सेल है, ऐसे हाफ सेल इमेजिन करो, हमारा हाथ हाफ सेल ऐसे। इस हाफ सेल का थिकनेस कितना है, dx, थिकनेस कितना है dx, और इसका रेडियस कितना है x। इसका वॉल्यूम लिखना है, इसका मटेरियल का वॉल्यूम लिखना है, इसके अंदर हवा जो है उसका वॉल्यूम नहीं लिखना है। मटेरियल का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, दिस एरिया इनटू थिकनेस। इस सेल के मटेरियल का वॉल्यूम होगा ये एरिया इनटू थिकनेस, या ये एरिया इनटू थिकनेस, दोनों एरिया सेम है क्योंकि ये थिकनेस बहुत कम है, dx है। तो बाहर का एरिया कितना, 2πx², बाहर का एरिया 2πx², और थिकनेस कितना dx, तो ये हो गया dm। अब ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है, y dm का इंटीग्रेशन बोलो, इसका y कोऑर्डिनेट कितना, हरिता बोली, तुम मन से नहीं पढ़ रही हो। एक भी आदमी अगर कुछ नहीं बोले, बाकी सबको पता है कितना, y x/2। कहां हो तुम, ये y कोऑर्डिनेट क्या है, dm का y कोऑर्डिनेट। तो ये जो dm है उसका y कोऑर्डिनेट ये है, और ये हाफ सेल है, हाफ सेल का सेंटर ऑफ मास r/2 पर होता है, इसका रेडियस x है, तो इसके जगह लिखेंगे x/2, और dm के जगह यहां रख दो 2π से 2π को उड़ा दो, इसको 3 को ऊपर लेके चले जाओ, तो 3m x² dx बाई r³ इंटीग्रेशन बाय m। लिमिट तुमसे पूछेंगे, अंकिता से, निकिता से, तो लिमिट होगा 0 से r। सबसे पहला जो हाफ रिंग होगा उसका रेडियस 0 होगा, और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा, और सबसे आखिरी जो हाफ रिंग होगा उसका रेडियस r होगा। और यहां पर वेरिएबल x है, लिमिट x के लिए रखना है, तो x का वैल्यू 0 से r होना चाहिए। m को उड़ा दीजिए,
और इंटीग्रेट कर दीजिए, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 3r/8। का लास्ट पॉइंट ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर n बॉडी का या n पॉइंट मासेज का सिस्टम दिया हुआ है, इसको हम सिस्टम मान रहे हैं, और ये जो पूरा सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास सपोज करो ये है, ये सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है। अगर तुमसे पूछें कि इस सिस्टम का मास मान लेते हैं m1 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1 है, उसी तरह से इसका मास mn है, कोऑर्डिनेट xn yn zn है, ये m2 है, m3 है, ये n पॉइंट मासेस का सिस्टम है। ये सेंटर ऑफ मास जिसका मास कितना होगा, तो जितना इस पूरे सिस्टम का मास है सेंटर ऑफ मास का मास वही होगा, और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को xcm ycm zcm मान लीजिए। अगर पूछें कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, इसका मतलब ये इस सिस्टम का वेलोसिटी निकालिए। भाई अगर कहते हैं m1 का वेलोसिटी निकालिए, मतलब सिस्टम m1 को लेने के लिए कहा जाए, हम कह रहे हैं इस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी निकालिए, मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालिए। तो इसका फॉर्मूला लास्ट टाइम हम लोग लिखे भी थे कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, उसको डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसको डिफरेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई भी सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होता है, और दूसरे शब्दों में उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। दोनों एक ही बात है। जैसे लॉज ऑफ मोशन में पहला नियम है कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर फोर्स नहीं लगता है तो एक्सेलरेशन, तो वहां हम लोग एक बॉडी कहते हैं और यहाँ एक सिस्टम कहते हैं। वहां एक बॉडी कहेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास कहने का जरूरत नहीं है, ये एक बॉडी है और ये बॉडी एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये बॉडी का हर एक पॉइंट उतने ही वेलोसिटी या एक्सेलरेशन चलेगा जितना सेंटर ऑफ मास चलेगा। तो बॉडी भी वेलोसिटी से चले या सेंटर ऑफ मास भी वेलोसिटी से चले, दोनों बात एक ही है। लेकिन अगर एक से ज्यादा बॉडी है तो अलग अलग बॉडी जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा हो, और सेंटर ऑफ मास किसी दूसरे डायरेक्शन में चल रहा हो, तो यहां पर हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में कहें। तो मोमेंटम कंजर्वेशन नया चीज थोड़ा है। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, तो कहो किसी सिस्टम पर जब नेट फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। इसमें एक पॉइंट आपको समझाते कि नोट करके लिख लीजिए कि अगर कोई सिस्टम है n पॉइंट मासेस का, तो काइनेटिक एनर्जी लिखने का दो तरीका है। एक तरीका है कि इंडिविजुअल पॉइंट मासेस का काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए, मतलब जितना भी पॉइंट मासेज है, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ mn vn स्क्वायर, इसको सम कर दीजिए। दूसरा तरीका है काइनेटिक एनर्जी लिखने का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास, इसको इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है। ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं, ये इस फॉर्मूला का यूज हम लोग क्वेश्चन बनाने में करेंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन अगर टू बॉडी सिस्टम के लिए इसको यूज करें, फॉर टू बॉडी सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि दो बॉडी हो। सिस्टम किसको कहते हैं? नहीं, सिस्टम किसको कहते हैं? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन। अगर किसी सिस्टम को आप लेट किए हैं जिसमें दो बॉडी है, तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब उस दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालिए, उसका काइनेटिक एनर्जी निकालिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस
काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास जो है वो हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास कितना होगा? हाफ म्यू वी रिलेटिव। म्यू क्या होता है? रिड्यूस्ड मास, म्यू आर लिख देते हैं। ये म्यू आर रिड्यूस्ड मास है, इसका वैल्यू होता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2। और v रिलेटिव क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। कहोगे सर वो तो चेंज करेगा, एक के रिस्पेक्ट में दो के रिस्पेक्ट में वन। हमने वेलोसिटी तो चेंज करेगा, स्पीड चेंज नहीं करेगा, स्पीड सेम ही रहेगा। अगर कोई दो बॉडी मूव कर रहा है तो किसी भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीड सेम रहेगा, तो यहां तो काइनेटिक एनर्जी में स्पीड ही होता है। तो v रिलेटिव का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला को 2 मिनट में भी डिराइव करके दिखा रहे हैं। लेकिन 2 बॉडी सिस्टम के लिए इसका वैल्यू ये है, 3 बॉडी सिस्टम के लिए ये नहीं है। 3 बॉडी सिस्टम के लिए कितना है? तब फिर काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास का मतलब सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाइए और उसके रिस्पेक्ट में सब बॉडी का वेलोसिटी निकालिए और तब फिर काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए। इन सेंटर ऑफ मास का मतलब ये। इसको जरा एक बार लिखो। तो ये बात आपको समझा रहे हैं। ये सपोज करो कोई भी दो बॉडी है m1 एंड m2 और m1 का वेलोसिटी v1 है, m2 का वेलोसिटी v2, ये दोनों पॉइंट मास मान लीजिए। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो एक तरीका तो है कि हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो पहले से जानते हैं किसी भी सिस्टम में जितना भी पॉइंट मासेज है उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर केवल पॉइंट मास के लिए होता है। पहली बात तो ये है। तो जितना भी पॉइंट मासेज है, ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दूसरा तरीका है इसका काइनेटिक एनर्जी लिखने का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास। इन सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी कितना होता है ये प्रूव करके आपको दिखाना है। ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको पता है, ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ सेंटर ऑफ मास का मास, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सपोज करो यहाँ है, तो इस सेंटर ऑफ मास का मास कितना है? m1 प्लस m2 इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर vcm का स्क्वायर। vcm कितना होगा? तो यहां देखो vcm लास्ट ही बताए थे, फॉर्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। तो vcm का वैल्यू यहां रख देंगे, ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास, सपोज ये फॉर्मूला होता है, ऐसा मान लेते हैं, तो ये होगा हाफ म्यू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव। v रिलेटिव का मतलब v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 का स्क्वायर। इस vcm को यहां रखो, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, देखो आएगा ये हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2। तो रिवर्स कैलकुलेशन कर लिए, इसको लेट कर लिए और फिर प्रूव कर दिए काइनेटिक एनर्जी इतना ही होता है। इसको जरा एक बार जल्दी से प्रूफ करिए तो देखिए उतना आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ कैलकुलेशन कर रहे थे, इस दोनों से हाफ और m1 प्लस m2 को बाहर कर दिए, vcm को लिख दिए। अच्छा अभी तो सीधा लिखे, vcm को यहाँ से लिख दिए, स्क्वायर कर दिए, और यहाँ चूंकि नीचे का स्क्वायर होगा, ये वाला स्क्वायर, तो एक से ये स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दिए और हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2, और ये जैसे था वैसे लिख दिए। अब उसके बाद m1 प्लस m2 यहाँ भी, m1 प्लस m2 यहाँ भी कॉमन ले लो, 1/2 को कॉमन ले लो, बच जाएगा कितना? m1 v1 प्लस m2 v2 का होल स्क्वायर, उसको स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पर m1 m2 रह गया और v2 माइनस v1 का स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2। अब इसको और इसको जब सम करेंगे तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना यहाँ? m1 v1 स्क्वायर और इसमें m2 m1 v1 स्क्वायर। तो इससे, इस वाले से और इस वाले से m1 v1 स्क्वायर बाहर ले लिए, तो
एक m1 बच गया, यहाँ m2 बच गया, और इस वाले से और इस वाले से इसका मल्टीप्लीकेशन m2 v2 स्क्वायर को बाहर ले लिए तो बच गया कितना, एक m2 यहाँ और एक m1 यहाँ। अब इससे और इससे m1 प्लस m2 को बाहर लाके इससे काट दो तो कितना बच जाएगा, यहाँ लिख रहे कितना बचेगा, इधर हाफ, और यहाँ कितना बचेगा, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आगे से याद रखने लायक है कि टू बॉडी सिस्टम अगर है तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ म्यू वी रिलेटिव मास। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, इन सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब कि आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाइए और तब देखिए कि काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो सेंटर, अगर तुम यहां पर बैठ जाओ, यहां पर इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है, vcm, तो यहां पर बैठ जाओगे तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, vcm माइनस v1, और इसका वेलोसिटी कितना होगा, v2 या vcm माइनस v2, स्क्वायर करना है ना। तो स्पीड अगर कहें तो स्पीड कितना होगा, तो vcm माइनस v1, इसका vcm माइनस v2, तो इसका काइनेटिक एनर्जी इसके फ्रेम में क्या होगा, हाफ m1 vcm माइनस v1 का होल स्क्वायर, और इसका हाफ m2 vcm माइनस v2 का होल स्क्वायर। अब उसको जरा सिंप्लीफाई कर दो, vcm का वैल्यू रख दो, कैलकुलेट कर लो तो इतना ही आ जाएगा। तो या तो वैसे कैलकुलेट करो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन जैसे भी करो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट मास को जब यहां से छोड़ेंगे नीचे आएगा तो ये कैपिटल एम भी चलेगा। जब ये बॉटम पर चला आएगा तो उस समय इसका और कैपिटल एम का वेलोसिटी कितना कितना होगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m एंड कैपिटल M when small m comes at bottom all surfaces are frictionless. Initially small m and capital M was at rest as shown in figure. कोई बात